नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देशी समाचार के इस न्यू वीडियो में, जहाँ पे मैं आपको ऐसी चीज़ें बताता हूँ जो आपको और कोई नहीं बताता। अब मालूम है कि वीडियो लेट है थोड़ा, क्योंकि तबीयत साथ नहीं दे रही थी, लेकिन अब सब ठीक हो गया है तो आगे वीडियो बनाने। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि मान लो एक इंसान हाल ही में 18 साल का हुआ है, मतलब वोटिंग के लिए एलिजिबल है, तो उसे क्या देखकर किसी भी पार्टी को वोट देना चाहिए। अब आप या मैं अगर किसी पार्टी को वोट देते हैं तो हम क्या देख के वोट देते हैं कि भाई वो स्टेट के डेवलपमेंट के लिए क्या काम करेगा, वो सारी चीज़ों को देख के हम उस पार्टी को वोट देते हैं। और कोई कोई लोग ऐसे भी होते हैं जो आइडियोलॉजी को देख के वोट देते हैं। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा कांग्रेस पार्टी की। अब आपको लगेगा कि भाई कांग्रेस पार्टी को क्यों पकड़ा है, क्योंकि करंट पॉलिटिक्स के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिससे कांग्रेस पार्टी की नीयत के ऊपर सवाल खड़े उठते हैं। अगर कोई भी पार्टी देश हित में काम करती हो तब तो ठीक है, लेकिन अगर कोई पार्टी देश के विरोध में काम करे, देश के विरोध में बयान दे या फिर ऐसी चीज़ें करे जिसे लगता है कि ये देश विरोधी है, तो क्या किसी आम नागरिक को या किसी को भी, नए वोटर हो या फिर कोई पुराना वोटर हो, उसको कांग्रेस पार्टी को वोट देना चाहिए? तो इस वीडियो में ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कांग्रेस पार्टी जिसने भारत को आज़ादी दिलाने में भूमिका निभाई है, लेट मी क्लियर, इकलौती भूमिका निभाई है, ऐसा इन लोगों का मानना है, मैं नहीं कह रहा। तो इस देश की सबसे पुरानी पार्टी का ये हाल हो गया है कि तीन लोकसभा इलेक्शन लड़ने के बाद भी ये लोग 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पा रहे हैं। और बात करें स्टेट इलेक्शंस की, तो करंटली कांग्रेस पार्टी की 3 स्टेट्स में गवर्नमेंट है, कर्नाटका, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश। एंड जहाँ जहाँ ईवीएम यूज़ नहीं होते हैं, जैसे कि पंचायत या फिर मेयर का चुनाव होता है, वहाँ पे तो ईवीएम का यूज़ भी नहीं होता, लेकिन वहाँ से भी कांग्रेस साफ होती जा रही है। तो अब मन में एक तो सवाल उठेगा कि देश की इतनी पुरानी पार्टी है और उसका आज के टाइम में ये हाल हो रखा है। तो दोस्तों, इसको मैंने 2 भागों में डिवाइड कर रखा है। एक तो हो गई नीति और एक नियत। हर एक पार्टी की नीति अलग अलग हो सकती है, काम करने का ढंग अलग अलग हो सकता है, लेकिन नियत देश हित में होनी चाहिए। देश सबसे पहले आता है आपके निजी विचार से पहले और आपके धर्म से पहले। सबसे पहले बात कर लेते हैं नियत की। तो दोस्तों, कांग्रेस पार्टी की पहले से ही नियत रही है देश विरोध में काम करने की। अब मेरा यहाँ कांग्रेस पार्टी से मतलब है गांधी परिवार, क्योंकि उसके बिना तो कांग्रेस है ही नहीं। बात कर लेते हैं आज़ादी के बाद से ही। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. तो सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी ने पार्टीशन करवाया। उसके बाद जहाँ पाकिस्तान वो खुद को एक इस्लामिक स्टेट घोषित कर देता है, वहीं पे इंडिया वो खुद को सेक्युलर देश घोषित करता है कि यहाँ पे भाई कोई भी धर्म का इंसान रह सकता है खुशी खुशी। घोषित तो किया, अब क्यों वो तो पता नहीं चल सकता है, लेकिन सरदार पटेल जी ने कहा था कि मुसलमानों को जब ये चूज़ करने को कहा गया कि भाई आप वोट करो कि आपको भारत में रहना है या पाकिस्तान में रहना है, तब उन्होंने ये वोट किया कि हमको भारत में रहना है। लेकिन सरदार पटेल जी ने ये कहा कि एक रात में ऐसा क्या बदल गया कि अब आप यहाँ रहने के लिए वोट दे रहे हो। तो ये तो बात हुई पार्टीशन की, लेकिन उसके बाद से ऐसे कानून और बिल लाना जिससे माइनॉरिटी की अपीजमेंट हो, मुस्लिम पर्सनल लॉ बनाना, वक्फ कानून लेके आना और उसमें ईयर बाय ईयर ऐसे चेंजेस लेके आना जिससे वो बिल इररेजिस्टेबल हो जाए। आप उसके लिए कोर्ट भी नहीं जा सकते, आपको जाना हो तो वक्फ बोर्ड के ही कोर्ट में जा सकते हो। हालांकि वो अभी चेंज हो गया, ये सरकार वो बिल लेके आई है उससे, लेकिन तब के समय में ऐसा कानून लेके आना, कदम कदम पर यूसीसी का विरोध करना, उसके अलावा एक ऐसा कानून ले आने की कोशिश करना जैसे कि मान लो अगर कोई एरिया है जहाँ पे मुस्लिम लोग मेजॉरिटी में हो और वहाँ पे हिंदू माइनॉरिटी में हो, अगर वहाँ पे कोई भी दंगा हुआ, चाहे वो किसी ने भी किया हो, लेकिन उसका दोष हिंदू पे ही जाएगा अगर वो वहाँ पे माइनॉरिटी में है, फिर भी ऐसा कानून ले आने की कोशिश करना 2005 में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रिवेंशन ऑफ कम्युनल वायलेंस बिल, जो कि 2005 में ले आने की कोशिश की थी, लेकिन ये तो भला है उस समय की ओपोजिशन पार्टीज़ का जिन्होंने इसका विरोध किया और ये बिल नहीं आ पाया। नहीं तो आप ये सिर्फ कल्पना कर सकते हो कि अगर ये बिल पास हो चुका होता तो अभी अगर कहीं पे भी दंगे होते तो उसके लिए हिंदू ही जिम्मेदार होता, भले वो वहाँ पे माइनॉरिटी में हो।
तो दोस्तों ये तो बात हुई इंडिया के अंदर की। उसके अलावा चाइना के साथ 7 अगस्त 2008 को कांग्रेस पार्टी ने एक एमओयू साइन किया और आज तक बताया नहीं कि वो एमओयू में क्या लिखा था। उसके अलावा अल्पसंख्यक मंत्रालय बनाना, अब 54 साल से राज करके गए हैं। अब मुझे बताओ कि अगर इतना ज़्यादा काम किया होता तो आज हमारा देश कहाँ पे होता, आज हमारे देश के माइनॉरिटीज़ कहाँ होते। लेकिन अब भी हमारे माइनॉरिटीज़ की बात करते हैं कि भाई कुछ नहीं किया माइनॉरिटीज़ के लिए। अरे भाई 54 साल से तो आपने राज किया, आपने 54 साल में ऐसा क्या कर दिया माइनॉरिटीज़ के लिए जो आज नहीं हो पा रहा है। और दोस्तों माइनॉरिटीज़ का भी अलग सीन है। अब मेरे दिमाग में सवाल उठता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है कि ये परसेंटेज या इतने परसेंटेज के लोग माइनॉरिटी में काउंट होंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहीं पे लिखा नहीं हुआ है। अगर कोई एक वर्ग ऐसा है जो हमारे इंडिया में सेकेंड मोस्ट मेजॉरिटी में है, वो माइनॉरिटी कैसे हो सकता है। हमारे इंडिया में सबसे पहले हिंदू आते हैं जो कि 78% 80% है। उसके बाद जो सबसे मेजॉरिटी वाला वर्ग है वो तो मुस्लिम है, तब उसको माइनॉरिटी में कैसे काउंट कर सकते हैं। ये तो मेरे मन में सवाल था कि अगर कोई एक वर्ग जो सेकेंड मोस्ट मेजॉरिटी में है वो माइनॉरिटी कैसे कहला सकता है। अगर आप बुद्धिस्ट की बात करो या फिर कोई और रिलीजन की बात करो तो बात समझ में आती है कि चलो वो माइनॉरिटी में है। लेकिन ऐसा वर्ग जो कि सेकेंड मोस्ट मेजॉरिटी में है वो माइनॉरिटी में उसको लिखा जा सकता है या नहीं जा सकता, वो मेरे तो दिमाग के बाहर की बात है। उसी से मेरा दूसरा पॉइंट निकलता है कि इन लोगों ने इंडिया में डेमोग्राफी चेंज कर दी। अब पार्टीशन के टाइम पे 84.1% हिंदू थे एंड 9.8% मुस्लिम थे। वो 2011 के सेंसस में काउंटिंग के टाइम हिंदू 79.8% हो गए और मुस्लिम 14.2% हो गए। एंड जो सरकार अभी 2027 में काउंटिंग करेगी सेंसस के वापस से, तब इसमें और बड़ा चेंज आएगा। एंड ये डिफरेंस आपको यूके में भी देखने मिलेगा, जहाँ पे 2011 में 4.40% मुस्लिम थे, वही 2021 काउंटिंग में 6.5% हो गए। जहाँ पे 59.3% क्रिश्चियंस थे वो 46.2% हो गए। उसके अलावा अवैध घुसपैठियों को आने दिया और उसकी राजनीति की। फिर आ जाते हैं आज की बात पर। ऑप सिंदूर हुआ एंड उसके बाद हमने सीज फायर एक्सेप्ट किया। तो उसके बाद ये लोग ये कहने लगे कि भाई इंदिरा गांधी के टाइम पे तो हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। एंड दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं जिसकी आजकल बात हो नहीं रही है और उसकी कोई चर्चा भी नहीं कर रहा है कि सबसे पहले तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए नहीं थे, वो पहले से ही 2 टुकड़े थे, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। सिर्फ उन देश का नाम बदला है बांग्लादेश। उसके अलावा उस देश में रहने वाले लोगों की सोच नहीं बदली है। आप देख ही रहे होंगे किस तरीके से हिंदुओं पे वहाँ पे अत्याचार हो रहा है। एंड वैसे भी जिस देश को हमने आज़ादी दिलाने में हेल्प की हो वो आज के टाइम पे पाकिस्तान की हेल्प कर रहा है। तो मैंने जैसा कि कहा पाकिस्तान के पहले से वो 2 टुकड़े थे ही और सिर्फ उसका नाम चेंज हुआ है, वहाँ के लोगों की सोच चेंज नहीं हुई है। ये तो बात थी जो बहुत लोगों को पता नहीं होगी, लेकिन ऐसी बात है जो सबको पता है कि जब वो युद्ध हुआ और जिसमें हम जीत गए, लेकिन टेबल पर हमने पाकिस्तान के 93,000 सोल्जर्स को वापस कर दिया और उसके अलावा हमारे 54 सोल्जर्स थे उनको हमने वापस ही नहीं लिया। तो बात ये है कि हमने अगर वॉर जीती भी तो किस कीमत पर। इसके अलावा कहा जाता है कि भाई इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने बलिदान दिया। तो दोस्तों एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि उनके लिए मेरी रिस्पेक्ट है। कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपनी कंट्री के लिए अपनी तरह से हेल्प करता ही है, लेकिन इन दोनों का जो हादसा हुआ, जिन दोनों की जो हत्या हुई, वो इनके खुद के कारण से हुई, इनके खुद की गलतियों से हुई। इंदिरा गांधी जी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च किया जिसके वजह से सिख कम्युनिटी एंग्री हो गई। उसके बाद 2 सिख सिक्योरिटी गार्ड ने इनकी गोली मार के हत्या कर दी। एंड राजीव गांधी की हत्या इस कारण हुई क्योंकि उन्होंने श्रीलंका में इंडियन पीस कीपिंग ट्रूप्स को LTTE को डिसआर्म करने के लिए भेजा, जहाँ पे LTTE को गुस्सा आया और उन्हें बिट्रेल महसूस हुआ, जिससे उन्होंने उनकी हत्या कर दी। तो दोस्तों वो मारे तो अपनी गलतियों से गए, उन्होंने कोई बलिदान नहीं दिया है। फिर आज अब बात कर लेते हैं नीतियों की। तो दोस्तों ये बात तो किसी से छुपी नहीं है कि भारत अब विश्व की 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। रिसेंटली जापान को हमने पीछे छोड़ा है। उसमें भी कुछ लोग मान रहे हैं कि भाई जापान की पर कैपिटा इनकम देखो और भारत की देखो। तो मेरा ये मानना है कि भाई पहले तो उनकी पॉपुलेशन को कंपेयर कर लेना चाहिए, जापान की पॉपुलेशन कितनी है और हमारी पॉपुलेशन कितनी है। उसके अलावा भारत में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, हमारे यहाँ इतने सारे कल्चर है, इतने रिलीजन है,
हम सब यूनाइटेड होकर साथ में रहते हैं, लेकिन फिर भी इतने सारे लोगों का साथ मिल के रहना, उसके बाद ये जो अचीवमेंट हमने प्राप्त की है वो बहुत ही बड़ी बात है। और आने वाले 1-1.5 साल में हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनने जा रहे हैं। लेकिन हमें और भी आगे बढ़ना है, और भी चीज़ों में हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। लेकिन इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि हम विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। लेकिन आप जीडीपी को कंपेयर कर लो, यूपीए के टाइम में भारत या 10वें या 11वें स्थान पे था, लेकिन अब भारत वहाँ से पहले 5वें स्थान पे आया, उसके बाद अब चौथे स्थान पे आ गया, और जैसा कि मैंने कहा 1-1.5 साल में तीसरे स्थान पे भी आ जाएगा। उसके अलावा पॉवर्टी की बात करें तो 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। फिर टॉयलेट्स की बात करें तो करीब 11 करोड़ टॉयलेट्स बनाए हैं एनडीए के गवर्नमेंट के कार्यकाल के दौरान। ऐसी तो तमाम चीज़ें हैं जो कि गवर्नमेंट ने की है, और अब तो ऑनलाइन का ज़माना है, आप खुद सर्च करके पता कर सकते हो कि कितना काम हुआ है या नहीं। एंड उसके अलावा आप खुद ही देख लो, मेक इन इंडिया के चलते एप्पल के सीईओ ने प्रेसिडेंट ट्रम्प को बोल दिया कि भाई आप 25% टैरिफ भले ही लगा लो, लेकिन हम इंडिया में एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री खोलेंगे ही खोलेंगे। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। उसके अलावा जो भी प्रोजेक्ट इन लोगों ने, जिन भी प्रोजेक्ट की नींव रखी, वो कोई भी प्रोजेक्ट इन लोगों ने कंप्लीट नहीं किया। सारे के सारे प्रोजेक्ट मोदी जी के कार्यकाल में आके वो ख़त्म होते हैं। तो मैं अपने वीडियो के टाइटल पर वापस आता हूँ कि अगर मैंने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया है तो मैं देश विरोधी कहलाऊँगा। अब जैसी उनकी नीयत है, जैसे उनके आजकल के बयान है, और जैसे उनके कानून पेश कर किया है उन्होंने आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक, उससे सवाल तो उठता ही है कांग्रेस पार्टी को वोट देना चाहिए या फिर नहीं। उसके अलावा कांग्रेस पार्टी में से निकले हुए जितने भी लोग थे, आप ये देख लीजिए, टीएमसी को देख लो, शरद पवार के एनसीपी को देख लो, कि ये लोग कांग्रेस पार्टी से तोड़ के तो आए, लेकिन ये सब लोग सिर्फ सत्ता की होड़ में लगे रहते हैं कि भाई सत्ता किसी तरह से हासिल हो जाए। इसकी वजह से अगर देश विरोधी बातें भी हों उससे भी उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, देश का हित ना हो रहा उससे भी उनको फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ सत्ता की भूख है इन लोगों को। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।